अगर आप मेहनत तो करते हैं, लेकिन मनचाही सफलता नहीं मिलती, तो शायद समस्या आपकी किस्मत में नहीं, आपकी आदतों में है। हम रोज जो छोटे छोटे फैसले लेते हैं, वही हमारी पूरी जिंदगी की दिशा तय करते हैं। और अक्सर बिना समझे ही हम ऐसी आदतें बना लेते हैं जो हमें धीरे धीरे पीछे खींचती रहती हैं। लेकिन क्या होगा अगर आप उन आदतों को पहचान लें और उन्हें बदलने का एक आसान, टेस्टेड तरीका सीख जाएं? इस ऑडियो बुक में आप जानेंगे वो 7 शक्तिशाली आदतें जो दुनिया के सबसे सफल लोगों को अलग बनाती हैं। ऐसी आदतें जो आपकी सोच, आपके फैसलों और आपकी पूरी जिंदगी को बदल सकती हैं। तो तैयार हो जाइए खुद का एक बेहतर, मजबूत और प्रभावी वर्जन बनने के लिए। शुरू करते हैं द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। क्या कभी आपको ऐसा लगा है कि आपकी जिंदगी आपके कंट्रोल में नहीं है? जैसे सब कुछ बाहर की परिस्थितियां तय कर रही हैं। लोग क्या कहते हैं, बॉस क्या चाहता है, परिवार क्या सोचता है, और आप बस रिएक्ट करते रहते हैं। यही वो जगह है जहां से हमारी कहानी शुरू होती है। हैबिट 1, बी प्रोएक्टिव, यानी पहलकदमी करना, अपनी जिम्मेदारी खुद लेना। सरल शब्दों में समझें तो प्रोएक्टिव होना मतलब आप अपने फैसलों के मालिक हैं। आपकी प्रतिक्रिया आपकी अपनी पसंद है, कोई मजबूरी नहीं। बहुत बार हम कहते हैं, मेरा मूड खराब हो गया क्योंकि उसने ऐसा कहा, मैं कुछ नहीं कर पाया क्योंकि टाइम नहीं मिला। लेकिन सच्चाई थोड़ी अलग है। हमारे साथ क्या होता है उससे ज्यादा मायने रखता है कि हम उस पर कैसे रिएक्ट करते हैं। यही है प्रोएक्टिव होने की ताकत। चलिए इसे एक छोटी सी सिचुएशन से समझते हैं। मान लीजिए एक स्टूडेंट है, आदित्य। उसका एग्जाम खराब हो गया। अब उसके पास दो रास्ते हैं। पहला, रिएक्टिव रास्ता, पेपर बहुत टफ था, टीचर ने सही नहीं पढ़ाया, मेरी किस्मत ही खराब है। और दूसरा, प्रोएक्टिव रास्ता, ठीक है पेपर खराब गया, लेकिन अब मैं क्या कर सकता हूं, कहां गलती हुई, कैसे सुधार सकता हूं। पहले रास्ते में वो अपनी पावर बाहर दे देता है, दूसरे में वो अपनी पावर अपने पास रखता है। और यही फर्क बनाता है एक आम इंसान और एक प्रभावशाली इंसान के बीच। अब एक और उदाहरण लेते हैं, जॉब की दुनिया से। नेहा एक कंपनी में काम करती है। उसका बॉस अक्सर उसकी आलोचना करता है। रिएक्टिव नेहा सोचती है, मेरा बॉस बहुत खराब है, मैं कभी खुश नहीं रह सकती। लेकिन प्रोएक्टिव नेहा सोचती है, क्या मैं अपने काम को और बेहतर कर सकती हूँ? क्या मैं अपने बॉस से क्लियर फीडबैक ले सकती हूँ? वो शिकायत करने की बजाय समाधान ढूंढती है। और धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास बढ़ता है और उसकी पहचान भी। अब एक छोटी सी फैमिली सिचुएशन। घर में किसी ने आपसे कुछ ऐसा कह दिया जो आपको बुरा लगा। आप तुरंत गुस्से में जवाब देते हैं और बात बढ़ जाती है। ये रिएक्टिव बिहेवियर है। लेकिन अगर आप एक सेकंड रुकते, गहरी सांस लेते और सोचते, मुझे कैसे जवाब देना चाहिए, तो शायद वही बातचीत एक झगड़े की बजाय समझदारी में बदल जाती। यही है रिस्पॉन्स का चुनाव। अब मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। यह कहानी है रोहित की। रोहित एक मिडिल क्लास फैमिली से था। उसकी नौकरी ठीक ठाक थी, लेकिन वो हमेशा शिकायत करता रहता था। मेरे पास अच्छे मौके नहीं हैं, लोग मुझे समझते नहीं, मेरी लाइफ में कुछ खास नहीं हो सकता। एक दिन उसकी कंपनी में एक बड़ा प्रोजेक्ट आया। रोहित के पास मौका था, लेकिन उसने सोचा, ये मेरे बस की बात नहीं है। उसने पीछे हटने का फैसला किया। लेकिन उसी टीम में एक और लड़का था, अंकित। वो भी उतना ही एक्सपीरियंस रखता था। फर्क बस इतना था कि अंकित ने सोचा, मुझे सब नहीं आता, लेकिन मैं सीख सकता हूं। उसने प्रोजेक्ट लिया, गलतियां की, डांट भी खाई, लेकिन रुका नहीं। कुछ महीनों बाद अंकित को प्रमोशन मिला और रोहित वहीं का वहीं रह गया। उस दिन पहली बार रोहित ने खुद से एक सवाल पूछा, क्या सच में मेरी किस्मत खराब थी या मैं खुद पीछे हट गया था? उसे जवाब मिल गया। उसने धीरे धीरे अपने सोचने का तरीका बदला। अब वो शिकायत कम करता था और जिम्मेदारी ज्यादा लेता था। कुछ महीनों बाद उसे भी नए मौके मिलने लगे। क्यों? क्योंकि उसने समझ लिया था, जिंदगी हमें उतना नहीं रोकती जितना हम खुद को रोकते हैं। प्रोएक्टिव होना कोई बड़ा या मुश्किल काम नहीं है। ये छोटे छोटे फैसलों से शुरू होता है। जब आप कहते हैं, मैं कोशिश करूंगा, मैं सीख सकता हूं, मैं अपनी गलती सुधारूंगा, तो आप अपनी जिंदगी का कंट्रोल वापस ले रहे होते हैं। एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझिए, हमारे जीवन में दो तरह की चीजें होती हैं।
एक वो जो हमारे कंट्रोल में है और दूसरी वो जो नहीं है। मौसम, लोगों का व्यवहार, अचानक आने वाली समस्याएं, ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। लेकिन हमारा रवैया, हमारी मेहनत, हमारा जवाब, ये पूरी तरह हमारे कंट्रोल में है। प्रोएक्टिव लोग अपना फोकस उसी पर रखते हैं जो वो बदल सकते हैं, और यही उन्हें आगे बढ़ाता है। तो अब सवाल ये है, आप आज से क्या बदल सकते हैं? जब अगली बार कोई आपको गुस्सा दिलाए, तो तुरंत रिएक्ट करने की बजाय एक पल रुकिए। जब कोई समस्या आए, तो ये मत सोचिए कि ये मेरे साथ क्यों हुआ, बल्कि सोचिए, मैं इससे क्या सीख सकता हूं। जब आपको लगे कि सब कुछ आपके खिलाफ जा रहा है, तो खुद से कहिए, मेरे पास अभी भी एक चीज है, मेरा चुनाव। याद रखिए, आपकी जिंदगी की दिशा आपके फैसले तय करते हैं, आपकी परिस्थितियां नहीं। और हर दिन, हर पल आपके पास एक मौका होता है, या तो रिएक्ट करने का या प्रोएक्टिव बनने का। तो आज अभी इसी पल एक फैसला लीजिए। शिकायत करना छोड़िए, बहाने बनाना छोड़िए, और अपनी जिम्मेदारी खुद उठाइए। क्योंकि जब आप प्रोएक्टिव बनते हैं, तो आप सिर्फ अपनी आदत नहीं बदलते, आप अपनी पूरी जिंदगी बदल देते हैं। आखिरी बात, आप जो भी हैं, जहां भी हैं, वहीं से शुरू कीजिए। कोई परफेक्ट समय नहीं आएगा। बस एक छोटा सा कदम उठाइए और खुद से कहिए, मैं अपनी जिंदगी का कंट्रोल खुद लूंगा। यही है पहली आदत, यही है आपकी असली ताकत, और यहीं से शुरू होती है एक बेहतर, प्रभावशाली जिंदगी। क्या आपने कभी खुद से यह सवाल पूछा है, मैं आखिर बनना क्या चाहता हूं? न सिर्फ करियर में, बल्कि एक इंसान के तौर पर। अक्सर हम रोज भागते रहते हैं, काम, पढ़ाई, जिम्मेदारियां, लेकिन बिना ये सोचे कि हम जा कहां रहे हैं। और यही जगह है जहां से शुरू होती है हैबिट 2, बिगिन विद द एंड इन माइंड, यानी अंत को ध्यान में रखकर शुरुआत करना। सोचिए, अगर आप एक लंबी यात्रा पर निकलते हैं, लेकिन आपको ये ही नहीं पता कि मंजिल कहां है, तो क्या होगा? आप चलते तो रहेंगे, थकेंगे भी, लेकिन शायद कभी पहुंच नहीं पाएंगे। जिंदगी भी कुछ ऐसी ही है। अगर आपके पास क्लियर विजन नहीं है, तो आप व्यस्त तो रहेंगे, लेकिन आगे नहीं बढ़ेंगे। बिगिन विद द एंड इन माइंड का मतलब है हर काम शुरू करने से पहले यह जानना कि आप कहां पहुंचना चाहते हैं, आप किस तरह का इंसान बनना चाहते हैं, और आपकी जिंदगी का मकसद क्या है। यह सिर्फ गोल सेटिंग नहीं है, यह लाइफ की दिशा तय करने की बात है। चलिए इसे एक आसान उदाहरण से समझते हैं। एक स्टूडेंट है, रिया। वो दिन रात पढ़ती है, लेकिन बिना किसी प्लान के। कभी ये सब्जेक्ट, कभी वो, कभी ये कोर्स, कभी वो मेहनत तो बहुत करती है, लेकिन उसे खुद नहीं पता कि वो बनना क्या चाहती है। अब दूसरी तरफ एक और स्टूडेंट है, कबीर। कबीर ने पहले ये तय किया, मुझे अगले 5 साल में एक स्किलफुल प्रोफेशनल बनना है, मुझे इस फील्ड में एक्सपर्ट बनना है। अब उसकी हर पढ़ाई, हर कोर्स, हर फैसला उसी दिशा में जाता है। रिया भी मेहनत करती है, कबीर भी मेहनत करता है, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है, कबीर को अपनी मंजिल पता है। अब एक जॉब का उदाहरण लेते हैं। अमित रोज ऑफिस जाता है, काम करता है, और महीने के अंत में सैलरी लेता है, लेकिन उसे ये नहीं पता कि वो 5 साल बाद खुद को कहां देखता है। वो बस बिजी है, पर्पसफुल नहीं। दूसरी तरफ स्नेहा है। उसने अपने लिए एक क्लियर विजन बनाया है, मुझे लीडर बनना है, मुझे लोगों पर पॉजिटिव इम्पैक्ट डालना है। अब वो सिर्फ काम नहीं करती, वो सीखती है, खुद को बेहतर बनाती है, हर दिन उस दिशा में बढ़ती है। अब एक कहानी सुनिए। ये कहानी है आरव की। आरव एक टैलेंटेड लड़का था, लेकिन उसकी जिंदगी में कोई क्लियर दिशा नहीं थी। कभी वो एक चीज शुरू करता, फिर बीच में छोड़ देता, फिर कुछ नया शुरू करता। उसे लगता था, मैं बहुत कुछ कर रहा हूं, लेकिन कुछ बन नहीं पा रहा। एक दिन उसने अपने मेंटर से पूछा, मुझे समझ नहीं आता कि मैं क्या करूं। उसके मेंटर ने उससे एक अजीब सा सवाल पूछा, कल्पना करो, तुम्हारे 80वें जन्मदिन पर लोग तुम्हारे बारे में क्या कहेंगे? आरव थोड़ा चौंका। उसने सोचना शुरू किया, क्या लोग कहेंगे कि वो सफल था, या कहेंगे कि वो अच्छा इंसान था, या कहेंगे कि उसने लोगों की मदद की? पहली बार उसने अपने एंड के बारे में सोचा। उस दिन के बाद उसने अपनी लाइफ के लिए एक विजन लिखा, एक सिंपल सा पर्सनल मिशन स्टेटमेंट। अब उसके हर फैसले का एक फिल्टर था, क्या ये मुझे मेरे उस एंड के करीब ले जा रहा है? धीरे धीरे उसकी जिंदगी में क्लैरिटी आने लगी।
वो कम चीजें करता था, लेकिन सही चीजें करता था, और यही उसकी सबसे बड़ी ताकत बन गई। देखिए, प्रॉब्लम ये नहीं है कि हमारे पास समय कम है। प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास दिशा नहीं है। जब आपको पता होता है कि आप कहाँ जा रहे हैं, तो ना कहना आसान हो जाता है, डिस्ट्रैक्शन कम हो जाते हैं, और आपका फोकस बढ़ जाता है। तो अब सवाल है, आप अपनी जिंदगी का एंड कैसे तय करें? शुरुआत बहुत सिंपल है। थोड़ा समय अकेले बैठिए और खुद से कुछ सवाल पूछिए। मैं किस तरह का इंसान बनना चाहता हूं? मेरे लिए सफलता का क्या मतलब है? मैं चाहता हूं कि लोग मुझे कैसे याद रखें? इन सवालों के जवाब आपकी लाइफ का कंपास बन जाएंगे। एक छोटा सा प्रैक्टिकल स्टेप, आज ही एक पेज लीजिए और अपना पर्सनल मिशन स्टेटमेंट लिखिए। कोई बड़ी या परफेक्ट लाइन नहीं चाहिए, बस सच्चाई चाहिए। जैसे, मैं एक ऐसा इंसान बनना चाहता हूं जो ईमानदार हो, जो अपने परिवार का ख्याल रखे और जो अपने काम से लोगों की जिंदगी बेहतर बनाए। बस यही आपका एंड है। और फिर हर दिन खुद से एक सवाल पूछिए, क्या मैं आज उस दिशा में एक कदम बढ़ा रहा हूं? याद रखिए, अगर आप अपनी जिंदगी का प्लान खुद नहीं बनाएंगे, तो कोई और आपके लिए प्लान बना देगा, और शायद वो आपकी खुशी के लिए नहीं होगा। तो आज से सिर्फ व्यस्त मत रहिए, दिशा में रहिए। सिर्फ काम मत कीजिए, मकसद के साथ काम कीजिए। आखिर में अपनी आंखें बंद कीजिए और अपने भविष्य की एक तस्वीर देखिए। वो इंसान जो आप बनना चाहते हैं, वो जिंदगी जो आप जीना चाहते हैं। अब आंखें खोलिए और खुद से कहिए, मैं उसी अंत को ध्यान में रखकर आज से शुरुआत करूंगा। क्या आपने कभी पूरा दिन काम करते हुए बिताया है, लेकिन रात में सोते समय लगा हो, मैंने आज सच में कुछ महत्वपूर्ण किया ही नहीं? आप थके हुए होते हैं, व्यस्त भी, लेकिन अंदर से एक खालीपन होता है। यही वो जगह है जहां हमें समझने की जरूरत है। हैबिट 3, पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, यानी सबसे जरूरी चीजों को सबसे पहले रखना। हम सबके पास दिन में 24 घंटे होते हैं, फिर भी कुछ लोग अपनी जिंदगी को दिशा दे पाते हैं और कुछ लोग बस भागते रहते हैं। फर्क समय का नहीं है, फर्क है प्रायोरिटीज का। सरल शब्दों में, पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट का मतलब है, जो चीजें आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण हैं, उन्हें सबसे पहले करना, ना कि जो सबसे ज्यादा अर्जेंट लगती हैं। क्योंकि हर अर्जेंट चीज जरूरी नहीं होती, और हर जरूरी चीज अर्जेंट नहीं होती। चलिए इसे एक आसान उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आप एक स्टूडेंट हैं। आपके पास दो काम हैं, कल का टेस्ट और आज का सोशल मीडिया। सोशल मीडिया ज्यादा अर्जेंट लगता है, नोटिफिकेशंस आ रहे हैं, दोस्त मैसेज कर रहे हैं, लेकिन क्या वो इंपॉर्टेंट है? नहीं। टेस्ट इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो आपको अर्जेंट तब लगेगा जब देर हो जाएगी। यही गलती हम रोज करते हैं। अब एक जॉब का उदाहरण। राहुल दिन भर ईमेल्स का जवाब देता है, कॉल्स अटेंड करता है, छोटे छोटे टास्क्स में उलझा रहता है। उसे लगता है कि वो बहुत प्रोडक्टिव है, लेकिन जो असली काम है, नई स्किल्स सीखना, लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स पर काम करना, वो हमेशा टलता रहता है। क्यों? क्योंकि वो अर्जेंट नहीं लगता। और धीरे धीरे राहुल बिजी तो रहता है, लेकिन ग्रो नहीं करता। अब एक फैमिली सिचुएशन। आप घर आते हैं, थके हुए, और सीधे फोन उठा लेते हैं। सोचते हैं, थोड़ा रिलैक्स कर लेता हूं। लेकिन आपके पेरेंट्स या पार्टनर आपसे बात करना चाहते हैं। उनके साथ समय बिताना इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो अर्जेंट नहीं लगता। और एक दिन आपको एहसास होता है कि आपने सबसे जरूरी रिश्तों को ही पीछे छोड़ दिया। अब एक कहानी सुनिए। ये कहानी है सिया की। सिया एक एम्बिशियस प्रोफेशनल थी। उसकी जिंदगी पूरी तरह काम से भरी हुई थी। मीटिंग्स, डेडलाइंस, ईमेल्स, हर दिन वो भागती रहती थी। उसे लगता था, मैं बहुत कुछ अचीव कर रही हूं। लेकिन धीरे धीरे उसकी हेल्थ खराब होने लगी, उसके रिश्ते कमजोर होने लगे, और वो अंदर से थकने लगी। एक दिन उसकी तबीयत इतनी खराब हो गई कि उसे हॉस्पिटल जाना पड़ा। वहां बैठकर उसने पहली बार सोचा, मैं किसके लिए इतना भाग रही हूं? उसे एहसास हुआ, वो हमेशा अर्जेंट चीजों के पीछे भागती रही और इंपॉर्टेंट चीजों को नजरअंदाज करती रही। उस दिन के बाद उसने एक छोटा सा बदलाव किया। उसने हर दिन की शुरुआत एक सवाल से करनी शुरू की, आज सबसे जरूरी क्या है, ना कि आज सबसे अर्जेंट क्या है। अब वो अपने दिन में समय निकालती थी, अपनी हेल्थ के लिए, अपने परिवार के लिए,
अपने लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए। धीरे धीरे उसकी जिंदगी में बैलेंस वापस आने लगा। और सबसे खास बात, अब वो सिर्फ बिजी नहीं थी, वो सच में फुलफिल्ड थी। देखिए, जिंदगी में दो तरह के काम होते हैं। एक अर्जेंट, जो तुरंत ध्यान मांगते हैं। दूसरे इंपॉर्टेंट, जो आपकी जिंदगी को दिशा देते हैं। अक्सर हम अर्जेंट के जाल में फंस जाते हैं और इंपॉर्टेंट को भूल जाते हैं। लेकिन इफेक्टिव लोग क्या करते हैं? वो अपना ज्यादातर समय इंपॉर्टेंट चीजों पर लगाते हैं, भले ही वो अर्जेंट ना हो। तो अब सवाल है, आप इसे अपनी जिंदगी में कैसे लागू कर सकते हैं? शुरुआत बहुत सिंपल है। हर दिन सुबह या रात 3 सबसे इंपॉर्टेंट काम लिखिए, बस 3, और खुद से वादा कीजिए, जब तक ये पूरे नहीं होंगे मैं बाकी चीजों में नहीं उलझूंगा। एक और पावरफुल आदत, ना कहना सीखिए। हर रिक्वेस्ट जरूरी नहीं होती, हर अपॉर्चुनिटी आपके लिए सही नहीं होती। जब आप ना कहते हैं तो आप अपनी प्रायोरिटीज को हाँ कह रहे होते हैं। और सबसे जरूरी बात, डिसिप्लिन। क्योंकि इंपॉर्टेंट काम अक्सर मुश्किल होते हैं और उनका रिजल्ट तुरंत नहीं मिलता, लेकिन वही काम आपकी जिंदगी को बदलते हैं। याद रखिए, आपकी जिंदगी आपके स्केड्यूल से बनती है और आपका स्केड्यूल आपकी प्रायोरिटीज को दिखाता है। अगर आप सच में जानना चाहते हैं कि आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, तो बस अपना दिन देख लीजिए। तो आज एक छोटा सा फैसला लीजिए, बिजी रहना छोड़िए, इंपॉर्टेंट बनना शुरू कीजिए। आखिर में, जब भी आप कंफ्यूज्ड हों, बस खुद से एक सवाल पूछिए, क्या ये चीज सच में मेरी जिंदगी को बेहतर बनाएगी? अगर जवाब हाँ है, तो उसे सबसे पहले कीजिए। आंखें बंद कीजिए और एक बैलेंस्ड, फोकस्ड और मीनिंगफुल लाइफ की कल्पना कीजिए। अब आंखें खोलिए और खुद से कहिए, मैं आज से सबसे जरूरी चीजों को सबसे पहले रखूंगा। क्या हर रिश्ते में जीतना जरूरी है, या साथ में जीतना ज्यादा ताकतवर होता है? जरा सोचिए, कितनी बार हम ऐसी सिचुएशन में होते हैं जहां हमें लगता है या तो मैं जीतूंगा या सामने वाला। यहीं पर शुरू होती है चौथी आदत, हैबिट 4, थिंक विन विन, यानी ऐसा सोचना जहां दोनों पक्ष जीते। हमारी सोच अक्सर 3 तरह की होती है। कभी हम सोचते हैं, मैं जीतूं, तुम हारो, विन लूज। कभी, मैं हार जाऊं, तुम जीत जाओ, लूज विन। और कभी, कोई नहीं जीता, लूज लूज। लेकिन सबसे पावरफुल माइंडसेट है, हम दोनों जीत सकते हैं, विन विन। थिंक विन विन का मतलब है, मैं अपनी जरूरतों का भी ख्याल रखूं और सामने वाले की जरूरतों का भी। ये कॉम्प्रोमाइज नहीं है, ये एक बेटर सॉल्यूशन ढूंढने का माइंडसेट है। चलिए इसे एक आसान एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए, आप और आपका दोस्त एक ही चीज चाहते हैं, एक सीट, एक मौका, एक प्रोजेक्ट। विन लूज माइंडसेट कहेगा, मैं कैसे जीत सकता हूं? लेकिन विन विन माइंडसेट पूछता है, क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे हम दोनों को फायदा हो? शायद आप बारी बारी से करें या मिलकर कुछ और बेहतर बना लें। अब जॉब की दुनिया में देखिए, अर्जुन और उसकी टीम के बीच कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था। हर कोई अपनी बात मनवाना चाहता था। मीटिंग्स बहस में बदल जाती थीं और काम रुक जाता था। एक दिन अर्जुन ने अप्रोच बदली। उसने कहा, हम सब सही हो सकते हैं, तो क्यों ना ऐसा सॉल्यूशन ढूंढें जो सबके लिए काम करे। पहली बार लोग सुनने लगे, समझने लगे, और धीरे धीरे एक ऐसा सॉल्यूशन निकला जो पहले से बेहतर था। यही है विन विन की ताकत, कंपटीशन को कोलैबोरेशन में बदल देना। अब एक फैमिली एग्जाम्पल। घर में अक्सर छोटे छोटे कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं। मुझे ये चाहिए, नहीं मुझे ये चाहिए। अगर हर बार कोई एक जीतता है तो दूसरा अंदर से हारता है। लेकिन अगर आप रुक कर ये सोचें, हम दोनों कैसे खुश रह सकते हैं, तो रिश्ते मजबूत होते हैं और ट्रस्ट बढ़ता है। अब एक कहानी सुनिए। ये कहानी है करण और विवेक की। दोनों कॉलेज के दोस्त थे और दोनों एक ही इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर रहे थे। सिर्फ एक सीट थी। करण ने सोचा, मुझे बस किसी भी तरह ये चाहिए। विवेक ने भी अप्लाई किया, लेकिन उसका अप्रोच अलग था। इंटरव्यू से पहले विवेक ने करण से बात की। उसने कहा, अगर हम दोनों सिलेक्टेड नहीं हो सकते तो क्यों ना हम साथ मिलकर कुछ और क्रिएट करें। करण को यह आइडिया अजीब लगा, लेकिन विवेक ने उसे समझाया, हम अपनी स्किल्स को कंबाइन करके एक छोटा प्रोजेक्ट शुरू कर सकते हैं। करण ने रिस्क लिया। उन्होंने इंटर्नशिप के साथ साथ अपना प्रोजेक्ट शुरू किया। कुछ महीनों बाद उनका प्रोजेक्ट इतना अच्छा हो गया
कि उन्हें एक बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल गई जो उस एक इंटर्नशिप से कहीं बड़ी थी। करण को तब समझ आया, कभी कभी जीत का मतलब अकेले जीतना नहीं होता, साथ में जीतना होता है। देखिए, विन विन सोचने के लिए सिर्फ स्किल्स नहीं, एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर चाहिए। इसके लिए 3 चीजें बहुत जरूरी हैं। इंटीग्रिटी, अपने वैल्यूज पर टिके रहना। मैच्योरिटी, अपनी और दूसरों की जरूरत समझना। एबंडेंस माइंडसेट, ये विश्वास कि सबके लिए इनफ है, क्योंकि अगर आपको लगता है कि अपॉर्चुनिटीज लिमिटेड हैं तो आप हमेशा कंपटीशन में फंसे रहेंगे। लेकिन अगर आप मानते हैं कि हम मिलकर और क्रिएट कर सकते हैं तो आपकी सोच बदल जाती है। अब सवाल यह है, आप इसे अपनी जिंदगी में कैसे लागू करें। जब भी अगली बार कोई कॉन्फ्लिक्ट हो, रुकिए और खुद से पूछिए, मैं कैसे जीत सकता हूं? नहीं, हम दोनों कैसे जीत सकते हैं? दूसरी बात, सुनना सीखिए। सिर्फ जवाब देने के लिए नहीं, समझने के लिए। क्योंकि जब आप सच में समझते हैं तभी आप सही सॉल्यूशन ढूंढ पाते हैं। और तीसरी बात, शॉर्ट टर्म जीत के पीछे मत भागिए, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप को प्राथमिकता दीजिए। क्योंकि असली सफलता अकेले जीतने में नहीं, लोगों के साथ जीतने में है। याद रखिए, जिंदगी कोई युद्ध नहीं है, ये एक पार्टनरशिप है। और जो लोग दूसरों को हरा कर जीतते हैं वो थोड़े समय के लिए जीतते हैं, लेकिन जो लोग दूसरों के साथ जीतते हैं वो लंबे समय तक जीतते हैं। तो आज से हर बातचीत में, हर डिसीजन में ये माइंडसेट अपनाइए, मैं भी जीतूं और तुम भी जीतो। आखिर में अपनी आंखें बंद कीजिए और अपने रिलेशनशिप्स को इमेजिन कीजिए जहां रिस्पेक्ट है, ट्रस्ट है और ग्रोथ है। अब आंखें खोलिए और खुद से कहिए, मैं हर सिचुएशन में विन विन सोचूंगा। यही है हैबिट 4। यही है स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स, ट्रू सक्सेस और लास्टिंग हैप्पीनेस की कुंजी। क्या आपने कभी किसी से बात करते करते अचानक ये महसूस किया है, वो मुझे समझ ही नहीं रहा? और सच बताइए, कितनी बार ऐसा हुआ है कि सामने वाला बोल रहा था लेकिन आप असल में सुन नहीं रहे थे, बस अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे? यही से शुरू होती है 5वीं आदत। हैबिट 5, सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड। यानी पहले समझो फिर समझाओ। हम में से ज्यादातर लोग क्या करते हैं, जब कोई बोलता है हम तुरंत जज करते हैं, सलाह देते हैं या अपनी कहानी सुनाने लगते हैं। हम सुनते कम हैं और जवाब ज्यादा देते हैं। लेकिन सच ये है, लोगों को आपकी सलाह से पहले आपकी समझ चाहिए होती है। सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड का मतलब है सामने वाले को सच में गहराई से समझना, उसके शब्द ही नहीं, उसकी भावनाएं, उसका पर्सपेक्टिव, उसकी कहानी। इसे कहते हैं एम्पैथिक लिसनिंग, यानी दिल से सुनना। चलिए इसे एक आसान उदाहरण से समझते हैं। आपका दोस्त आपके पास आता है और कहता है, यार आज बहुत बुरा दिन था। आप तुरंत कहते हैं, अरे मेरे साथ तो कल इससे भी बुरा हुआ था। आपने क्या किया? आपने उसकी बात को अपने ऊपर ले लिया। आपने उसे समझा नहीं, बस जवाब दे दिया। अब वही सिचुएशन एक अलग तरीके से। आप कहते हैं, क्या हुआ बताओ। आप ध्यान से सुनते हैं, बीच में नहीं टोकते, और फिर कहते हैं, लगता है तुम्हें सच में बहुत बुरा लगा। बस इतना सुनकर उसका आधा दर्द कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसे महसूस हुआ कोई मुझे समझ रहा है। अब एक वर्कप्लेस एग्जाम्पल। मीरा की टीम में अक्सर मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती थी। हर मीटिंग में लोग एक दूसरे को काटते थे, अपनी बात साबित करने में लगे रहते थे। एक दिन मीरा ने अप्रोच बदली। उसने एक सिंपल रूल रखा, पहले हम सामने वाले की बात को रिपीट करेंगे, तब अपनी बात रखेंगे। शुरू में अजीब लगा, लेकिन धीरे धीरे लोग सच में एक दूसरे को सुनने लगे। कॉन्फ्लिक्ट्स कम हुए और सॉल्यूशंस बेहतर होने लगे। अब एक कहानी सुनिए। ये कहानी है निखिल और उसके पिता की। निखिल अपने करियर को लेकर कंफ्यूज था। वो कुछ अलग करना चाहता था, लेकिन उसके पिता चाहते थे कि वो एक सेफ नौकरी करे। दोनों के बीच रोज बहस होती थी। निखिल सोचता, पापा मुझे समझते ही नहीं, और उसके पिता सोचते, ये लड़का मेरी बात सुनता ही नहीं। एक दिन निखिल ने कुछ अलग करने का फैसला किया। उसने बहस नहीं की। उसने अपने पिता से कहा, पापा आज मैं सिर्फ आपकी बात सुनना चाहता हूं। उसने सच में सुना, बिना टोके,
बिना आर्ग्यू किए। पहली बार उसे समझ आया कि उसके पिता डर रहे थे। उनकी चिंता उसके फ्यूचर को लेकर थी। अगले दिन जब निखिल ने अपनी बात रखी तो उसके शब्दों में शिकायत नहीं, समझ थी। और इस बार उसके पिता ने भी उसे सुना। धीरे धीरे दोनों एक ऐसे रास्ते पर पहुंचे जहां निखिल अपने पैशन को फॉलो कर सकता था और उसके पिता को भी भरोसा था। क्या बदला? सिर्फ एक चीज, पहले समझने की कोशिश। देखिए, ज्यादातर प्रॉब्लम्स कम्युनिकेशन की नहीं होती, मिसकम्युनिकेशन की होती हैं। और मिसकम्युनिकेशन इसलिए होता है क्योंकि हम समझने से पहले बोलना चाहते हैं। तो अब सवाल है, आप इसे अपनी जिंदगी में कैसे लागू करें? शुरुआत बहुत सिंपल है। जब अगली बार कोई आपसे बात करे, अपने दिमाग में चल रही आवाज को थोड़ा शांत कीजिए। बीच में मत टोकिए, जल्दी सॉल्यूशन मत दीजिए, बस सुनिए। फिर जो आपने सुना है उसे रिफ्लेक्ट कीजिए। जैसे, तो तुम कह रहे हो कि तुम्हें ऐसा महसूस हो रहा है कि ये छोटा सा स्टेप मैजिक कर देता है। और जब सामने वाला महसूस करता है कि मुझे समझा गया है, तब वो खुद आपको समझने के लिए तैयार हो जाता है। याद रखिए, पहले समझना कमजोरी नहीं है, ये सबसे बड़ी ताकत है। क्योंकि इससे ट्रस्ट बनता है, रिस्पेक्ट बनता है और गहरे रिश्ते बनते हैं। तो आज से कम बोलिए, ज्यादा सुनिए, कम जज कीजिए, ज्यादा समझिए। आखिर में अपनी आंखें बंद कीजिए और इमेजिन कीजिए आपके रिश्ते जहां लोग आपको सच में समझते हैं और आप उन्हें। अब आंखें खोलिए और खुद से कहिए, मैं पहले समझूंगा, फिर अपनी बात रखूंगा। क्या आपने कभी महसूस किया है कि अकेले काम करते करते आप एक लिमिट तक ही पहुंच पाते हैं, लेकिन जब सही लोगों के साथ काम करते हैं तो कुछ बड़ा बन जाता है? यही जादू है। हैबिट छा, सिनर्जाइज, यानी मिलकर ऐसा परिणाम बनाना जो अकेले संभव ही नहीं था। सिनर्जी का मतलब क्या है? सरल भाषा में, 1+1 = 2 नहीं, 1+1 = 3 या उससे भी ज्यादा। यानी जब अलग अलग लोग, अलग अलग सोच एक साथ आते हैं तो उनका कंबाइंड रिजल्ट इंडिविजुअल एफर्ट से कहीं बेहतर होता है। लेकिन यहां एक चैलेंज है। हम अक्सर क्या करते हैं? हम चाहते हैं कि लोग हमारी तरह सोचें, हमारी तरह काम करें, हमारी तरह अग्री करें। और जब कोई अलग सोचता है तो हमें डिस्कंफर्ट होता है। लेकिन सच्चाई ये है, डिफरेंसेस ही सिनर्जी की असली ताकत है। चलिए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एक कॉलेज प्रोजेक्ट में 4 स्टूडेंट्स हैं। पहला क्रिएटिव है, दूसरा एनालिटिकल, तीसरा ऑर्गेनाइजर, चौथा ग्रेट कम्युनिकेटर। अगर ये चारों एक दूसरे से कंपीट करेंगे तो प्रोजेक्ट एवरेज बनेगा। लेकिन अगर ये एक दूसरे की स्ट्रेंथ्स को कंबाइन करेंगे तो प्रोजेक्ट आउटस्टैंडिंग बनेगा। यही है सिनर्जी। अब वर्क प्लेस एग्जाम्पल। एक कंपनी में 2 टीम्स थीं। एक टीम हमेशा आर्ग्यू करती थी, हर कोई अपनी बात मनवाना चाहता था। दूसरी टीम अलग थी। वो लोग एक दूसरे की बात सुनते थे, डिफरेंसेस को रिस्पेक्ट करते थे और मिलकर सॉल्यूशन ढूंढते थे। कुछ महीनों बाद पहली टीम वहीं की वहीं रह गई और दूसरी टीम ने इनोवेटिव रिजल्ट्स क्रिएट किए। क्यों? क्योंकि उन्होंने सिनर्जी को अपनाया। अब एक कहानी सुनिए। ये कहानी है आयुष और जारा की। दोनों एक स्टार्टअप में काम करते थे और दोनों एक इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट पर असाइन हुए। आयुष बहुत लॉजिकल था, डेटा, स्ट्रक्चर, प्लानिंग। जारा बहुत क्रिएटिव थी, आइडियाज, डिजाइन, स्टोरी टेलिंग। शुरुआत में दोनों के बीच क्लैशेस होते थे। आयुष सोचता, ये प्रैक्टिकल नहीं है। जारा सोचती, ये बहुत बोरिंग है। प्रोजेक्ट अटक गया। एक दिन उनके मेंटोर ने उन्हें एक सिंपल बात कही, तुम दोनों सही हो लेकिन अकेले अधूरे हो। ये बात उनके दिमाग में बैठ गई। अगले दिन उन्होंने अप्रोच बदली। आयुष ने कहा, मैं तुम्हारे आइडियाज को समझना चाहता हूं। झारा ने कहा, मैं तुम्हारी प्लानिंग को वैल्यू करती हूं। धीरे धीरे उन्होंने एक ऐसा सॉल्यूशन बनाया जो न सिर्फ क्रिएटिव था बल्कि प्रैक्टिकल भी। प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हुआ और सबसे बड़ी बात, उन्होंने सीखा कि अलग होना प्रॉब्लम नहीं है, अलग होना एडवांटेज है। देखिए, सिनर्जी तभी होती है जब 3 चीजें होती हैं। ट्रस्ट, एक दूसरे पर भरोसा, रिस्पेक्ट, डिफरेंसेस को स्वीकार करना, ओपन माइंडसेट, मैं सही हूं से आगे बढ़ना। लेकिन एक बात क्लियर समझ लीजिए, सिनर्जी आसान नहीं है। इसमें पेशेंस लगता है, ईगो छोड़ना पड़ता है और दूसरों को जेन्युइनली समझना पड़ता है।
लेकिन इसका रिवॉर्ड एक्स्ट्रॉर्डिनरी होता है। तो अब सवाल है, आप अपनी जिंदगी में सिनर्जी कैसे ला सकते हैं? जब अगली बार आप किसी से डिसएग्री करें तो तुरंत आर्ग्यू मत कीजिए। रुकिए और सोचिए, क्या इसमें कुछ ऐसा है जो मैं नहीं देख पा रहा? दूसरी बात, डिफरेंसेस से डरिए मत, उन्हें एक्सप्लोर कीजिए, क्योंकि अक्सर बेस्ट आइडियाज कंफर्ट जोन के बाहर मिलते हैं। वैसे तीसरी बात, कोलैबोरेशन को कंपटीशन से ऊपर रखिए, क्योंकि जब आप साथ जीतते हैं तो आप ज्यादा आगे जाते हैं। याद रखिए, अकेले आप तेज जा सकते हैं, लेकिन साथ मिलकर आप दूर तक जाते हैं। तो आज से लोगों को बदलने की कोशिश मत कीजिए, उन्हें समझने की कोशिश कीजिए। डिफरेंसेस को अवॉइड मत कीजिए, उन्हें सेलिब्रेट कीजिए। आखिर में अपनी आंखें बंद कीजिए और इमेजिन कीजिए, आप एक ऐसी टीम का हिस्सा हैं जहां हर कोई अलग है लेकिन कनेक्टेड है, जहां आइडियाज टकराते नहीं, मिलकर कुछ नया बनाते हैं। अब आंखें खोलिए और खुद से कहिए, मैं साथ मिलकर कुछ बड़ा बनाऊंगा। यही है हैबिट 6। यही है क्रिएटिविटी, कोलैबोरेशन और एक्स्ट्रॉर्डिनरी रिजल्ट्स की असली ताकत। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप लगातार काम कर रहे हैं लेकिन अंदर से थकते जा रहे हैं? जैसे आप भाग तो रहे हैं पर आगे नहीं बढ़ रहे। यही वो जगह है जहां हमें रुककर समझना होता है। हैबिट 7, शार्पन द सॉ, यानी खुद को लगातार निखारते रहना। जरा एक लकड़हारे की कल्पना कीजिए। वो पूरे दिन पेड़ काट रहा है, बिना रुके, बिना थके, लेकिन उसकी आरी सॉ धीरे धीरे कुंद हो जाती है। अब वो और ज्यादा मेहनत करता है, लेकिन रिजल्ट कम मिलता है। कोई उससे कहता है, थोड़ा रुक जाओ, आरी को तेज कर लो। वो जवाब देता है, मेरे पास रुकने का टाइम नहीं है, मुझे काम करना है। और यही उसकी सबसे बड़ी गलती है। हम सब कहीं ना कहीं वही लकड़हारे हैं। हम काम करते रहते हैं, सीखना बंद कर देते हैं, खुद का ख्याल रखना भूल जाते हैं, और फिर सोचते हैं, मैं इतना मेहनत कर रहा हूं, फिर भी ग्रोथ क्यों नहीं हो रही? शार्पन द सॉ का मतलब है अपने आप को 4 हिस्सों में लगातार बेहतर बनाना। आपका शरीर, आपका दिमाग, आपकी भावनाएं और आपकी आत्मा। पहला, फिजिकल शरीर। अगर आपकी एनर्जी ही नहीं है तो आप कुछ भी अचीव नहीं कर पाएंगे। थोड़ी एक्सरसाइज, थोड़ी सही नींद, थोड़ा अच्छा खाना, ये लग्जरी नहीं है, ये आपकी फाउंडेशन है। दूसरा, मेंटल दिमाग। क्या आप रोज कुछ नया सीख रहे हैं, या वही रूटीन, वही सोच, वही पैटर्न्स? पढ़ना, सीखना, नई स्किल्स डेवलप करना, ये आपकी मेंटल सॉ को तेज करते हैं। तीसरा, इमोशनल, भावनाएं। आपके रिलेशनशिप्स कैसे हैं? क्या आप लोगों से जुड़े हुए हैं या सिर्फ बिजी हैं? कभी कभी एक सच्ची बातचीत, एक कैसे हो, आपको अंदर से रिचार्ज कर सकता है। चौथा, स्पिरिचुअल। ये रिलीजन नहीं है, ये कनेक्शन है अपने पर्पस से, अपने इनर सेल्फ से। कुछ लोग इसे मेडिटेशन से पाते हैं, कुछ नेचर में, कुछ साइलेंस में। अब एक कहानी सुनिए। ये कहानी है वरुण की। वरुण एक कॉर्पोरेट जॉब में था। उसकी लाइफ बाहर से परफेक्ट लगती थी, अच्छी सैलरी, गुड पोजीशन, लेकिन अंदर से वो एग्जॉस्टेड था। हर दिन बस काम, 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 ना एक्सरसाइज, ना फैमिली टाइम, ना खुद के लिए एक पल। उसे लगता था, अभी मेहनत कर लेता हूं, बाद में आराम करूंगा। लेकिन वो बाद में कभी नहीं आया। एक दिन उसकी तबीयत खराब हो गई। डॉक्टर ने साफ कहा, आपका शरीर सिग्नल दे रहा है, अगर अब नहीं रुके तो मजबूरन रुकना पड़ेगा। उस दिन वरुण ने पहली बार पॉज लिया। यहां उसने छोटे छोटे बदलाव शुरू किए। सुबह 20 मिनट वॉक, रात को 10 मिनट रीडिंग, वीकेंड पर फैमिली टाइम, और रोज 5 मिनट साइलेंस में बैठना। शुरुआत में उसे लगा, मैं टाइम वेस्ट कर रहा हूं, लेकिन कुछ हफ्तों बाद उसे फर्क दिखने लगा। उसकी एनर्जी बढ़ी, फोकस बेहतर हुआ, और सबसे खास, वो अंदर से हल्का महसूस करने लगा। उसे समझ आया, मैं काम के लिए नहीं बना, काम मेरे लिए बना है। देखिए, शार्पन द सॉ कोई लग्जरी नहीं है, ये नेसेसिटी है। अगर आप खुद को टाइम नहीं देंगे तो धीरे धीरे आपकी परफॉर्मेंस, आपकी हैप्पीनेस सब गिरने लगेगी। तो अब सवाल है, आप आज से क्या कर सकते हैं? बहुत बड़ा बदलाव नहीं चाहिए, बस छोटे स्टेप्स।
आज 10 मिनट वॉक, 5 पेज पढ़ना, किसी अपने से दिल से बात करना। और सबसे इंपॉर्टेंट, गिल्ट मत फील कीजिए। खुद के लिए टाइम लेना सेल्फिश नहीं है, ये स्मार्ट है। क्योंकि जब आप खुद स्ट्रांग होते हैं, तभी आप दूसरों के लिए भी बेहतर बन पाते हैं। याद रखिए, आप एक मशीन नहीं हैं, आप एक इंसान हैं, और इंसान को रिचार्ज होने की जरूरत होती है। तो आज थोड़ा रुकिए, थोड़ा सांस लीजिए और खुद से पूछिए, मैं खुद को बेहतर बनाने के लिए क्या कर रहा हूं? आखिर में अपनी आंखें बंद कीजिए और इमेजिन कीजिए एक ऐसी जिंदगी जहां आप सिर्फ काम नहीं कर रहे, बल्कि ग्रो भी कर रहे हैं। जहां आप थके हुए नहीं, एनर्जाइज्ड हैं। अब आंखें खोलिए और खुद से कहिए, मैं खुद को हर दिन थोड़ा बेहतर बनाऊंगा।